स्टूडेंट्स, मैं विनाश त्यागी आपका यति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं मिस भूमि बोनल को IIT JEE एडवांस 2021 ऑल इंडिया रैंक 182 इन कैटेगरी। अगर आप देखें तो ये रैंक बहुत शानदार है। इसके लिए मुझे कोई अतिशयोक्ति का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भूमि 9th 10th 11th और 12th लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। 4 सालों से इन्होंने यति क्लासेस में ही तैयारी की है। शुरुआत से ही एक बहुत शांत प्रिय बच्ची रही है, बहुत हार्ड वर्किंग रही है, वन ऑफ माय फेवरेट्स है। इसमें मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती। आज हम, जैसा कि मैंने पिछली संदीपन के साथ जो वीडियो बनाई थी उसमें भी कहा था, और उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम भूमि के साथ एक संवाद रख रहे हैं। इसमें उन सभी बच्चों के लिए, अगेन, जो अभी तैयारी कर रहे हैं या आगे चलकर तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी रोचक बातें लेकर आए हैं। कुछ रोचक ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी के दौरान आपके साथ भी घटित होंगे और आपको प्रेरणा देंगे कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते रहें बच्चों। तो मैं स्वागत करता हूं भूमि का अपने यति क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सर। थैंक यू। तो भूमि, जैसे कि आप 4 साल यति क्लासेस में थी, सबसे पहला सवाल तो हमारे लिए ये है, जैसे आप उन बच्चों में से हैं जिनका ये अपना जो कोरोना का काल लगा, ये पिछले साल जब शुरू हुआ, तो अब इन्हें चाहे दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाए, किस तरीके से इन शब्दों का चयनित करूं मैं, कि ये वो बैच है कि जिसके जो शायद सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुआ है कोरोना के चलते हुए। मतलब लाइक 11th करने के बाद एकदम जैसे ही 12th में आए उसी समय कोरोना लग गया और एकदम घर पे बैठने को विवश हो गए। तो वो समय काल आपने किस तरीके से बिताया? क्या वो समय काल को आप अच्छे तरीके से यूज़ कर पाए, या क्या दिक्कतें आपने फेस की? वैसे देखा जाए तो कोरोना की वजह से ऐसा हुआ कि बिल्कुल ऑनलाइन ट्रांजिशन एकदम से आ गया। जो बच्चे, जैसे अगर मुझे भी इंक्लूड किया जाए तो मेरे लिए भी इंटरनेट तो पहले मैं यूज़ ही नहीं करती थी। फिर बाद में ये ऑनलाइन ट्रांजिशन आया तो फिर एकदम से अलग, मतलब टीचर एक वर्चुअल स्क्रीन पे होगा, ना कि बजाय टीचर सामने। ये बिल्कुल अलग सी फीलिंग होती है। मतलब एक टीचर सामने आपको पढ़ा रहा है, एक गाइड कर रहा है, और फिर उसके बाद अचानक से ऑनलाइन ये ट्रांजिशन बिल्कुल ही हैंडल नहीं हो पाया मुझसे। पहले तो मतलब बिल्कुल ही परफॉर्मेंस डाउन हो गया। फिर उसके बाद जाके ये प्रैक्टिस लगाई, फिर उसके बाद बैठे, फिर उसके बाद ये ऑनलाइन क्लासेस करते रहे, फिर उसके बाद आदत पड़ गई। फिर उसके बाद पर थोड़ा टाइम लगा ये पूरा ट्रांजिशन होने में, क्योंकि एक बच्चा जो पहले एक ऑफलाइन पढ़ता है उसको एक अलग आदत ढल जाती है। और मैं तो 3 साल से लगातार पहले ही 9th से 11th तक ऑफलाइन ही कर रही थी। फिर उसके बाद अचानक से ऐसे 12th में ट्रांजिशन, जबकि इंटरनेट कोई पहले यूज़ ही नहीं करती थी, तो फिर बिल्कुल अलग सा ट्रांजिशन हुआ जिसकी वजह से हैंडल करना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट में भी ऐसा ही हुआ कि मतलब ऑनलाइन दे रहे हो, वो फीलिंग ही नहीं बैठ रही थी कि मतलब बैठो कंप्यूटर के सामने स्क्रीन पे बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। कभी कभार हेडेक भी होता था, और फिर मार्क्स भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता था जितना ऑफलाइन में होता था। तो बिल्कुल एक मन में डाउट सा आ गया था। बस ये है कि अपने ऊपर थोड़ा सा बिलीव किया, फिर इस बार करते रहे, बस लगे रहे, जैसे सर कहते हैं लगे रहो। और फिर इसके बाद हाँ, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर थोड़ी अच्छी फीलिंग आई, और फिर ऑनलाइन से ट्रांजिशन थोड़ा कर पाई मैं। वेरी गुड। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इस बात को ज़रूर, जैसे भूमि ने कहा, ये आप सभी को बताना चाहता हूँ। वैसे काफ़ी बच्चे, आप भी उसी दौरान से गुजर रहे हैं, तो ये चीज़ आपने भी फील की होगी कि ये एक ऐसा समय था जब पहली बार बच्चे एकदम कंप्यूटर के सामने बैठने लगे या फ़ोन लेकर बैठने लगे। तो शुरुआत में सर दर्द होने वाली प्रॉब्लम काफ़ी बच्चों ने मुझे रिपोर्ट की कि सर अब लगातार बैठे बैठे सर दर्द होने लगता है और नई सवाल बनते, एकदम कैसे देखें इतना बैठ के। तो उस सिचुएशंस को भी पार करके आगे बढ़ना, ये एक काबिल तारीफ बात है। तो भूमि, एक सवाल, सेकंड सवाल, कि जैसे आप फाउंडेशन से हमारे साथ हैं, तो आपको जैसे 9 से आपने ज्वाइन किया, तो 9 से क्या आपको लगता है कि 9 से आपको फ़ायदा हुआ? मतलब फाउंडेशन करते समय क्या IIT की तैयारी में फ़ायदा है, या फिर जैसे एक जनरल सोच है कि भाई नहीं 11 से ही करें तो ही फ़ायदा है? सर अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, अगर मैं रिकमेंड करूं तो फिर यही है कि 9 से स्टार्ट करना मुझे लगता है बिल्कुल सही है।
क्योंकि अगर देखा जाए कि जो बच्चे जो मेरे ही बैच वाले हैं अगर 11th से स्टार्ट करते हैं तो उन्हें थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि 10th तक जो तुम पढ़ते हो वो डिफरेंट होता है जो तुम 11th में आगे पढ़ते हो। तो फिर एकदम से वहाँ पर भी ट्रांजिशन जो था, अगर 9th से ही कोई बच्चा लगा रहेगा तो फिर फेमिलियर हो जाएगा उन सब के साथ कि हाँ ये जाके पढ़ना है, ऐसा ट्रांजिशन आएगा और अपने आप को इस तरह से संभालना है। शुरुआत में जब मैं आई थी 9th में तो फिर मेरी हालत तो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, बिल्कुल मतलब फाउंडेशन पढ़ाने के लिए जब बैठाया मुझे तो फिर एकदम अलग सी फीलिंग आई कि मतलब ऐसा लग रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं तो बिल्कुल बस्ट आउट कर दिया था, बिल्कुल बर्न आउट सा हो रहा था और फिर मैंने रो पड़ी थी, सीधा सर के सामने भी रोई। फिर उसके बाद सर ने समझाया, फिर उसके बाद जाके मैंने उसके साथ कंटिन्यू किया, थोड़ा सर एक तप हुआ मेरा। फिर उसके बाद जाके अब वहाँ पर मैं अब समझती हूँ कि 11th में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ 9th से स्टार्ट करना, वरना अगर मैं 9th में अगर नहीं करती तो फिर 11th में मुझे वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती जो दूसरे बच्चों ने की थी जब वो 10th से 11th में गए थे। तो मुझे लगता है कि 9th से स्टार्ट करना सही है। थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पर एक अलग सा सवाल है, जैसे कि आप जानते हैं या फिर जो बच्चा कोटा भी जाता है वो सभी नॉन अटेंडिंग फेज़ में रहता है, नॉन अटेंडिंग फेज़ में करता है। तो कई बार अटेंडिंग करने वाले बच्चों के मन में सवाल आ जाता है कि यार जो नॉन अटेंडिंग कर रहा है उसे तो खैर बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है, हम शायद किसी कारणवश से नहीं कर पा रहे। वो अपने पेरेंट्स से भी इस बात को लेकर खफा सा रहता है, कहता है मेरा नॉन अटेंडिंग करा दो या इस तरीके से। तो हमसे भी कई बार कहता है कि शायद सर मेरी प्रॉपर तैयारी नहीं हो पा रही। तो मैं आपको बच्चों यहाँ बताना चाहूँगा कि भूमि इज़ वन ऑफ द चाइल्ड कि भाई जिसने अटेंडिंग रही है 11-12 सब अटेंडिंग रहकर उसने ये रैंक सिक्योर की है। तो यहाँ पर एक ये चीज़, क्या भूमि तुम्हें क्या लगता है, मतलब कि अटेंडिंग जैसे तुमने अटेंडिंग रहकर किया तो अटेंडिंग रहने से क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई? वैसे नहीं, मतलब अटेंडिंग रहने से ऐसा होता है कि तुम एक रेगुलर सी हैबिट बन जाती है। एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है कि तुम स्कूल को अगर टाइम दे रहे हो, तुम्हें स्कूल जाना भी है तो सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। वरना अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो IIT JEE के हिसाब से तो फिर ऑटोमेटिकली तुम्हारा बोर्ड वाला सिलेबस भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बस तुम्हें टाइम मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि उसके साथ ऐसा होता है कि तुम्हें स्कूल का भी संभालना है। नॉन अटेंडिंग वालों के पास ऐसा होता है कि स्कूल वाला नहीं होता, तो फिर उन्हें सिर्फ अपना जो करिकुलम है यहाँ IIT JEE का उस पर ध्यान देना पड़ता है। पर तुम टाइम मैनेजमेंट का एक जो क्वालिटी होता है वो भी तुम्हारे अंदर एक डेवलप होने लगता है उसके हिसाब से। क्योंकि नॉन अटेंडिंग वालों में और अटेंडिंग वालों में बस यही सा छोटा सा डिफरेंस है कि उन्हें टाइम मैनेज और ज़्यादा करना पड़ता है अटेंडिंग वालों के नॉन अटेंडिंग वालों के हिसाब से। ओके। अच्छा, यहाँ पर बच्चों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि भूमि के 12th बोर्ड में 96.4% बने थे। तो कई बार जैसे पेरेंट्स सोचते रहते हैं कि यार मतलब या बच्चा भी सोचता है कि हम IIT की तैयारी कर रहे हैं, हम स्कूल भी जा रहे हैं, तो पता नहीं हमारा स्कूल ना बिगड़ जाए या ऐसा ना हो जाए। तो देखिए बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हो, ढंग से कर रहे हो, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपके मार्क्स नहीं गिरेंगे बोर्ड्स में। आप ये धारणा जो एक बन चुकी है कई बार पेरेंट्स के मन में या तो डाल दी गई है कहीं से, ये इस चीज़ को निकाल दें, आपका रिजल्ट बरकरार रहेगा। बस वहाँ पर बोर्ड में लिखने वाली बात आती है। अच्छा, यहाँ पर मैं जैसे कुछ चीज़ें आपको बता दूँ भूमि के बारे में कि भूमि 9th 10th 11th 12th में हमारे साथ थी। तो NTSC क्वालिफाइड है, दोनों राउंड इसके क्वालिफाइड हुए थे। आपकी मेंस में 97.3% परसेंटाइल बनी थी। एडवांस में तो आप देख ही रहे हैं 182। तो आपके थ्रू आउट अचीवमेंट्स, और मैं यूँ कहूँ कि भाई काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स तो ऐसे हैं जो इसने दिए ही नहीं। प्री RMO जो प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है, उसे इसने बहुत बेहतरीन तरीके से क्वालिफाई किया था। ये उस समय की बात हो रही है बच्चों, जब हम एक ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ से हम ये वीडियो बना रहे हैं, दैट इज़ रुड़की। तो यहाँ पर आप ये मानिए कि भाई जब ये जिस बैच में आई थी हमारे पास 9th में, कि उस समय अवेयरनेस भी नहीं थी इतनी कि भाई ये एग्ज़ाम्स होते हैं, ये एग्ज़ाम्स होते हैं। तो उस समय जब इन्होंने एग्ज़ाम्स देने शुरू किए, पता लगा कि हाँ यार प्री RMO करके भी कुछ होता है, RMO करके भी कुछ होता है, NTSC की भी तैयारी करते हैं। तो देन 1 by 1 इन्होंने सारे क्लियर करने शुरू किए। एंड द लास्ट अचीवमेंट तो खैर मेगा अचीवमेंट है ही सही, उसमें कोई दो राय है नहीं। अब इसमें एक सवाल और, एक जनरल सा सवाल जो मतलब हर एक सफल विद्यार्थी के मुख से हर कोई सुनना चाहेगा,
वो है बच्चों की, और इस पर मैं हमेशा कहता भी हूँ कि बहुत ध्यान देने वाली बात है और इसे बहुत बच्चे नेगलेक्ट करते हैं। दैट इज़ द रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। रिवीजन का क्या आपने कोई करिकुलम रखा है भूमि? सर वैसे तो रिवीजन जैसे हर रोज़ तुम क्लास अटेंड करते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, फिर उसके बाद रात को जो भी पढ़ा है वो एक बार रिवाइज कर लो। इससे क्या होता है कि माइंड में सेट होने लगता है, कोई भी चीज़ रिटेन करने की कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है। रिवीजन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस प्रिपरेशन में। तुम रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज ज़रूर कर लो जो जो तुमने पढ़ा है, और फिर इस बार वीकली बेसिस पे भी रिवाइज करते रहो। जो टॉपिक जो जैसे कि कोई टॉपिक स्टार्ट हुआ है तुम्हारी क्लास में, तो उस टॉपिक को स्टार्ट कर लो, रिवाइज करते रहो, और वीकली बेसिस पे रिवाइज करते रहो। फिर मंथली बेसिस पे देखो कि जो चैप्टर पुराना पढ़ा हुआ था वो अब एक बार रिवाइज कर लो, वरना चीज़ें दिमाग से निकलने लगती हैं। उसके बाद पूरा स्टार्ट करना पड़ता है एक बार शुरुआत से। तो इससे अच्छा है कि रिवाइज करते रहो ताकि दिमाग में रिटेन होता रहे। ये चीज़ मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ, इस पर बहुत गौर करना। जो भी तैयारी कर रहे हैं कि आप पढ़ना एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, पर अगर आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़ना पूरा बेकार होता रहेगा। ठीक है, अब नाउ अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस होल श्रृंखला इज़ दिस कि ये आईआईटी की तैयारी में आने वाला हर बच्चा इस प्रॉब्लम को फेस करता है, पर जो उससे इमर्ज हो जाते हैं वही विनर्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं या तैयारी कर भी रहे हैं, ये तो हमेशा बना रहता है, तो हमसे सवाल नहीं बनते। और जब हमसे सवाल नहीं बनते तो चूंकि आदत होती है स्कूल वाली, तो स्कूल वाली आदत होती है, तो भाई लगता है कि यार सारे सवाल बनने चाहिए, एक आधा करके देख लिया। तो वो हैबिट के से जब हम आईआईटी की तैयारी में उतरते हैं तो जब सवाल नहीं बनते तो समझ नहीं आता क्या करें, बच्चा डिप्रेशन में जाने लगता है। तो ये स्टेज तुम्हारे साथ भी आई होगी भूमि, उस पर थोड़ा सा सर ये स्टेज तो सभी के साथ आती है। मतलब जैसे ही प्रिपरेशन चालू करो, 9th में भी मैंने की थी तो फिर क्वेश्चन बन नहीं रहे थे, वहाँ तो मैंने रो ही दिया था। और फिर इस बार 11th में भी जैसे एडवांस लेवल वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि एक बार में ही क्लिक करेगा। तुम जब स्टार्ट कर रहे हो तब तो बिल्कुल भी क्लिक नहीं करेगा। तुम्हें तो एक आदत बनानी पड़ेगी। पहले सोल्यूशन देखो, कर लो, अगर नहीं हो रहा पहले ट्राई कर लो, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, इतना बुरा फील करने की ज़रूरत है ही नहीं। पहले सोल्यूशन देख लो, थोड़ा माइंड सेट इतना डेवलप करो कि अगली बार जब तुमको क्वेश्चन करोगे तो वो जो स्टेप उन्होंने लिया था वो एकदम से क्लिक करेगा दिमाग में। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि एक बार में कर लिया तो तुम्हारी आदत बन जाएगी, उसके बार बार ट्राई करना। क्योंकि एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे नहीं है जो तुमने पढ़े हुए हैं। एडवांस में जब भी क्वेश्चन आता है तो ऐसा आता है कि जो तुमने देखा ही नहीं होगा पहले, वो तुम्हारा कंसेप्ट चेक करते हैं। तो कंसेप्ट पहले क्लियर करो, फिर उसके बाद जाके तुम क्वेश्चन सॉल्व करने जब बैठोगे तो फिर उसके बाद अगर नहीं बनता है, जो हर किसी के साथ होता है, डाउट्स आते रहते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व नहीं होता, थोड़ा टाइम लगाओ, थोड़ा टाइम स्पेंड करो अपने साथ उसको करने में। नहीं होता है तो सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन भी कभी कभार समझ नहीं आता तो फिर हेल्प लो टीचर्स की। फिर उसके बाद समझने की कोशिश करो, फिर वो दिमाग में ऐसे सेट करो कि कंसेप्ट यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, ऐसा कौन सा स्टेप था जो मुझे क्लिक नहीं हुआ, पर सोल्यूशन में वो स्टेप था। वो दिमाग में जब बैठने लगेगा तो फिर अगली बार जब तुम और भी तीसरी बार चौथी बार ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो दिमाग में अपने आप ही क्लिक होने लगेगा उसके बाद। तो प्रिपरेशन में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर एडवांस लेवल क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस शुरुआत में तो बनते ही नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है इसके लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों की, जैसा कि अभी भूमि ने बताया, ये चीज़ हम हमेशा कहते हैं, लेकिन वही है कि विनर्स के मुंह से सुनेंगे तो आपको ज़्यादा गहरे तक बात आप तक पहुंचेगी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सेशन कि भूमि, जब आपने मेंस आईआईटी एडवांस दोनों की एक रणनीति बनाई होगी पेपर देने से पहले कि यार चलो मैं मेंस की बात करता हूँ, कि मेंस की रणनीति आपकी क्या थी कि भाई मुझे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है या मुझे इतने क्वेश्चंस के लिए जाना है, मतलब आप क्या सोच कर गए थे, क्या रणनीति थी, वो बताइए। मेंस के लिए तो बस ये है कि फॉर्मूला रिवाइज होने चाहिए दिमाग में। वो रिटेनिंग कैपेसिटी पहले चेक की जाती है मेंस में। तो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो एकदम से क्वेश्चन बनेगा। जैसे पहले मैंने केमिस्ट्री शुरू किया था, केमिस्ट्री मतलब कि जल्दी सॉल्व भी हो जाता है और फिर इतना हार्ड नहीं आता है। हार्ड तो वैसे मैथ्स और फिजिक्स वाले सेक्शन भी नहीं आते, बस ये होते हैं कि कुछ सेक्शन ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं बस टिपिकली जो थोड़ा टाइम यूज़ करते हैं, वरना सारे इजी होते हैं। अगर तुम फॉर्मूला सारे रिवाइज करके बैठे हो, कॉन्सेप्ट तुम्हारे सारे क्लियर हैं, तो फिर मेंस का 45 मिनट्स या फिर 30 to 45 मिनट्स केमिस्ट्री में तुम्हारा बीत जाएगा। फिर उसके बाद फिज़िक्स में मैंने फिज़िक्स लिया था, उसके बाद फिज़िक्स किया था, तो फिर उसमें भी जैसे फॉर्मूला क्वेश्चंस आते हैं, कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है
तो फिर एकदम से क्वेश्चन हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता। फिर मैथ्स वाले सेक्शन में तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, प्रैक्टिस इतनी अच्छे से हुई होनी चाहिए। एक्यूरेसी तो बिल्कुल मतलब उस पर कोई डाउट नहीं आना चाहिए खुद पे, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है हमारे पास सॉल्व करते समय कि तुम एक तो स्पीड वाला फैक्टर होता है और एक एक्यूरेसी जो कि प्रैक्टिस से ही आएगी। और फिर मेंस वाले में तो मेंस तो बिल्कुल सिंपली हो जाता है। अगर एडवांस की बात करें तो फिर अगर देखा जाए कि क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे नहीं कि तुम्हारा पहला क्वेश्चन देखा तो फिर ये हो गया एकदम से, ऐसे माइंड में थोड़ा झटका भी लग जाता है कि मतलब पेपर में अब ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो ब्लैकआउट होने लगता है। तो पहले से ही अपने माइंड को ऐसा प्रिपेयर कर लो कि हाँ क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, और फिर उसके बाद एकदम से दिल में ये बैठा नहीं लेना है कि ये भी क्वेश्चन नहीं हुआ, ये भी क्वेश्चन नहीं हुआ। ईजी क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी, एडवांस में भी, बस अपने आप को ढूंढना आना चाहिए और अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए कि हाँ भाई ये नहीं हुआ तो अगला क्वेश्चन ज़रूर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते रहना पड़ता है। फिर उसके बाद देखो केमिस्ट्री वाले सेक्शन में, केमिस्ट्री का पेपर तो वैसे ईजी ही आता है, एडवांस का भी, तो वो सॉल्व हो जाता है काफ़ी हद तक। तो फिर मैंने केमिस्ट्री से शुरू किया था, तो उसके क्वेश्चन जब बन गए तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यहाँ का हो गया है। तो फिर अब दूसरे वाले सेक्शन में देखो, क्योंकि एडवांस में कट ऑफ भी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट वाइज भी होना चाहिए। तो फिर अगर तुम ज़्यादा टाइम एक पे स्पेंड करो तो फिर वो भी अच्छा नहीं है। किसी किसी का मैथ्स अच्छा होता है तो वो मैथ्स पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट को इक्वली, मतलब प्रिपरेशन के दौरान भी अगर तुम पढ़ रहे हो तो तीनों को एक बराबर लेवल का, मतलब कि तुम्हें ध्यान देना पड़ता है कि ताकि तीनों में एक कमांड बना रहे। वरना किसी किसी का ऐसा होता है कि मैथ्स अगर बहुत अच्छा है तो केमिस्ट्री को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। तो फिर तीनों में कमांड होना ज़रूरी है। और फिर एडवांस में तो ऐसा होता है कि अगर तुम 50% भी कर लेते हो तो फिर तुम्हारा काफ़ी है ये। और फिर इस बार नेगेटिव ना हो जाए करके तुम्हें वो उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा लगता है कि हाँ चलो ये भी लग रहा है, तो फिर एक तो नेगेटिव मार्किंग है -2 की, तो फिर तुम्हें ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा मतलब कि ऐसा तुक्का तुम मार ही नहीं सकते। तो फिर उसके प्रिपरेशन में ऐसा, और एडवांस की माइंडसेट जो होती है पेपर देते समय वो मेंस की माइंडसेट से अलग होती है। मेंस में क्या होता है, तुम्हें जो जो आ रहा है जल्दी जल्दी करो और फिर एक्यूरेसी के साथ करो। पर एडवांस में जो जो तुमसे बन रहा है, जो तुम्हें लगता है कि ये कंसेप्ट क्लियर है, तो फिर वो वाला उसके साथ आगे बढ़ो। नेगेटिव मार्किंग की वजह से ऐसा हो सकता है कि रैंक पीछे गिर जाए। बहुत बढ़िया भूमि, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आपने इस पूरी श्रृंखला में, इस पूरे सेशन में भूमि से कुछ सवालों के जवाब सुने कि जो जो चीज़ें हमें लगता है कि यार हम तैयारी के दौरान हमें पता होनी चाहिए, या ये चीज़ें कि भाई ये चीज़ें कॉमन है, सवाल नहीं बन रहे तो वो सभी से नहीं बनते, पर उसको कैसे अप्रोच करना है, उससे कैसे आगे बढ़ना है, वो चीज़ें आज आपने भूमि के मुँह से सुनी। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा इस चीज़ का। ठीक है मित्रों, तो भूमि को हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं आने वाले समय के लिए। थैंक यू सर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आगे भी इसी तरीके से कामयाबी के जो झंडे हैं वो गाड़ती रहेंगी। तो हम यहाँ ये जो सेशन है हमारा, इसे समाप्त करते हैं और आप सभी से विदा लेते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में अपने नए कैंडिडेट के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू। थैंक यू सर।